विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपनी YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का संघर्ष। MPPSC मेंस एग्जाम में एक बार इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है और पुनः पूछने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आज आपके साथ इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपके साथ इसमें किन किन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। कंटेंट जो है, प्रोपाउंडर, इस कॉन्सेप्ट का कौन है, किस बुक में इसे डेवलप किया गया है, कॉन्सेप्ट क्या है, सेंस और इसके कॉजेस क्या हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका क्रिटिसिज्म क्या है और कंक्लूजन। इतनी सब चीज़ों पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोपाउंडर सैमुअल हंटिंगटन, जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इनकी फेमस बुक थी क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी। किस कॉन्सेप्ट से ये टॉपिक रिलेटेड है? कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये रिलेटेड है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस क्या है? सोशियोलॉजी में एक नया कॉन्सेप्ट है, नवीन अवधारणा है। इस कॉन्सेप्ट को समाजशास्त्रियों के द्वारा द मोस्ट डेंजरस आइडिया ऑफ द सेंचुरी कहा गया, यानी कि शताब्दी का सबसे खतरनाक विचार, 20वीं शताब्दी का सबसे खतरनाक विचार इसको कहा गया। क्यों कहा गया, आप आगे चल करके आपको भी पता चलेगा। कहा गया है कि become extremely popular after the attack on the Twin Tower in America। ये जो कॉन्सेप्ट है, जब अमेरिका में ट्विन टावर पर आतंकवादियों ने हमला किया था और वो ध्वस्त हो गया था, इसके बाद ये अवधारणा बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी और इसकी चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है, जैसा कि सैमुअल हंटिंगटन ने बताया था। क्या कहा है हंटिंगटन ने? हंटिंगटन ने कहा कि फ्यूचर वार्स वुड बी फॉट बिटवीन द कल्चर्स, नॉट बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि भविष्य के युद्ध जो होंगे वो सभ्यताओं के बीच लड़े जाएंगे, देशों के बीच नहीं लड़े जाएंगे। क्यों? शीत युद्ध के बाद के विश्व में युद्ध संस्कृतियों के बीच होंगे, न कि देशों के बीच होंगे। आखिर को ऐसा क्यों होगा? कॉज बताते हैं कि पीपल्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज विल बी प्राइमरी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर, बिकॉज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी इज नो लॉन्गर द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद आइडियोलॉजी अर्थात विचारधाराएं राष्ट्रों की, व्यक्तियों की, समुदायों की पहचान का कोई आधार नहीं रह गया है। शीत युद्ध और उसके पहले इस आधुनिक विश्व में विचारधाराएं ही राष्ट्रों और समूहों की पहचान का आधार हुआ करती थी। विचारधाराओं से यहां पर मतलब हुआ करता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा, या हम कहें तो पूंजीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा, इस प्रकार की विचारधाराएं राष्ट्रों की पहचान का आधार थीं। अब वो विचारधाराएं समाप्त हो चुकी हैं, वो पहचान नहीं रह गई हैं और इसलिए लोगों की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान संघर्ष का प्राथमिक कारण होगी, प्राइमरी कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब विचारधाराओं का नहीं वरन सांस्कृतिक आधार जो होंगे वो व्यक्तियों की पहचान होंगे और इन्हीं सांस्कृतिक आधारों पर, जिसमें धार्मिक पहचान मुख्य हुआ करती है, सभ्यतागत पहचान मुख्य हुआ करती है, ये संघर्ष का आधार होंगे। इसी प्रकार के विचार प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संक्रमण की पीड़ा इसमें व्यक्त किए थे। संक्रमण की पीड़ा को
ज्ञानपीठ के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार हुआ करता है। इस पुस्तक में उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही थी, जो कि अंततः सत्य साबित हुई। दूसरे स्कॉलर्स ने क्या कहा? इट इज अ हिस्टोरिकल फिनोमेना ड्यू टू फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर आल्सो। वन सिविलाइजेशन कंसीडर्स इटसेल्फ सुपीरियर एंड ट्राइज टू इम्पोज इट्स सिविलाइजेशन ऑन अदर्स। यानी कि सभ्यताओं का संघर्ष इन विचारकों के अनुसार एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना ए हिस्टोरिकल फिनोमेना होने का मतलब हो जाता है ये प्राचीन काल से इस प्रकार के संघर्ष विश्व में घटित होते रहे और क्यों होते रहे हैं बताया है कि सभ्यताओं के मध्य श्रेष्ठता की भावना यानी कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसका कारण रहा है। यानी कि एक सभ्यता ने स्वयं को अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ माना, दूसरी सभ्यताओं को स्वयं से हीन या इंफीरियर माना और दूसरी सभ्यताओं को हीन मानते हुए उनसे घृणा की गई और अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ मानकर दूसरी सभ्यताओं पर थोपने का यानी कि इंपोज टू अदर्स इसका प्रयास हुआ और इसके लिए सभ्यताओं के बीच संघर्ष होता रहा है। और इसलिए कहा गया सभ्यताओं की श्रेष्ठता की भावना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा से रहा है और आज भी बना हुआ है और इसलिए सभ्यताओं के बीच संघर्ष होता रहेगा भविष्य में भी, क्योंकि सभ्यताएं ऐसा करती रहेंगी। हंटिंगटन gave the most importance to the conflict between Islamic and Christian civilization. सैमुअल हंटिंगटन ने ईसाई सभ्यता और इस्लामिक सभ्यताओं के बीच संघर्ष को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया कि भविष्य में और भी संघर्ष होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघर्ष जो होगा वो इस्लामिक और ईसाई सभ्यताओं के बीच में होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या ईसाइयों और इस्लाम धर्म के अनुयायियों की है और इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो ईसाई धर्म के अंदर से ही हुआ करता है, वो उसका अगला चरण माना जाता है और इसलिए यहां पर संघर्ष होगा और व्यापक रूप से होगा। क्या कॉजेस हैं? कॉजेस के बारे में कहा गया कि कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सिविलाइजेशंस आर डीप एंड फंडामेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि सभ्यताओं की नींव में, सभ्यताओं के आधार में सांस्कृतिक भिन्नताएं बहुत व्यापक हैं, गहरी हैं और ये आधारभूत हैं। अर्थात अलग अलग सभ्यताओं के आधार की संस्कृतियों में इतनी भिन्नता है और ये भिन्नताएं इतनी व्यापक हैं कि सभ्यताओं के बीच में समझौता होने या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस उनके बीच में होना संभव ही नहीं है और इसलिए अंतर गहरे हैं और नींव में मौलिक हैं, इसलिए संघर्ष होगा। आगे चल करके क्या कह रही है स्कॉलर्स? रिलीजन विल बी एक्ट एज ए फोर्स दैट ट्रांसेंडेंट्स एनी पॉलिटिकल और नेशनल एलिजेंस। धर्म एक ऐसी शक्ति के रूप में भविष्य में काम करेगा जो किसी भी राजनीतिक या राष्ट्रीय निष्ठा से परे होगा। मतलब धर्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने वाला और लोगों को तोड़ने वाला कार्य करेगा। मतलब राजनीतिक निष्ठाएं राष्ट्रों की सीमाओं के परे जाकर के धर्म लोगों को जोड़ देगा। यानी कि एक धर्म के अनुयायी जो कि अलग अलग राष्ट्रों में होंगे वो एक दूसरे के प्रति मोर अटैचमेंट, अधिक लगाव को अनुभव करेंगे और उसी देश के उससे भिन्न धर्मावलंबियों के साथ वो उतना अटैचमेंट फील नहीं करेंगे। ये कहने का आशय है और इस चीज को हम देख भी सकते हैं कि भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी अपने ही धर्म के लोगों के साथ उतना लगाव अनुभव नहीं कर रहे हैं जितना लगाव वो दूसरे धर्मों के साथ कर रहे हैं। जब भी फिलिस्तीन में समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भारत में हुआ करती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हुआ करता है, अनुचित होता है, तो हिंदू एकजुट होकर के उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। राष्ट्र की सीमाओं के परे जाकर के
ये कार्य कर रहा है। यानी कि मुस्लिम्स राष्ट्र की सीमाओं के परे जाकर के जुड़ रहे हैं। लोगों के इस चीज से मतलब नहीं है कि फिलिस्तीन और इस्लामिक राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विरोध में हैं और इसलिए हमें और इजराइल हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी इजराइल का विरोध किया जाएगा और उस फिलिस्तीन का साथ दिया जाएगा, क्योंकि यह धर्म का मामला है। वो उनके धर्म बंधु हो जाते हैं। इसलिए धर्म एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करेगा जो किसी भी राजनैतिक या राष्ट्रीय निष्ठा से परे होगी। लॉयल्टी, निष्ठा राष्ट्र के प्रति नहीं होगी, किसके प्रति होगी? धर्म के प्रति होगी। और इसको हम घटित होते हुए देख रहे हैं। तीसरा कारण, रिजॉल्विंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इज मोर चैलेंजिंग देन अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आप राजनीतिक संघर्षों को और आर्थिक संघर्षों को सुलझा सकते हो, लेकिन सांस्कृतिक संघर्षों को सुलझाना अधिक चैलेंजिंग, अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष सुलझ जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष, अरब इजराइल संघर्ष, इसका समाधान करना अधिक चुनौतीपूर्ण है, राजनीतिक संघर्ष नहीं। तो ड्यू टू द नेचर ऑफ कल्चर, चौथा कारण है, ड्यू टू नेचर ऑफ कल्चर कंप्रोमाइज इज लेस पॉसिबल व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट्स। यानी कि संस्कृति की प्रकृति के कारण संघर्ष छिड़ने पर समझौता करना कम संभव है। अर्थात अगर कहीं पर भी सांस्कृतिक कारणों से संघर्ष उत्पन्न होता है तो ऐसे संघर्ष में समझौते की संभावना राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों की तुलना में कम हो जाती है। और इसको भी हम घटित होते हुए देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर। इस संघर्ष के कुछ उदाहरण हैं। क्या हैं? भारत में एक इश्यू है जिसको हम कहते हैं यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, समान सिविल संहिता। इस पर सभ्यतागत कारणों से राष्ट्र बटा हुआ है। तथाकथित अल्पसंख्यक धार्मिक कारणों से उसका आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं और बहुसंख्यक वर्ग उसका समर्थन कर रहा है। तो यह कारण हो जाता है संवैधानिक उद्देश्यों, संवैधानिक लक्ष्यों की उपेक्षा की जा रही है, यहां तक कि मानव अधिकारों की उपेक्षा हो रही है। तमाम मानवाधिकारवादी भी अल्पसंख्यकवाद के आधार पर सांस्कृतिक कारणों से उसके समर्थन में पहुंच जाते हैं। एक कारण हो जाता है, ये इसका एक उदाहरण है। दूसरा क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामिक एंड क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। आप देखें, एक यूरोपियन कंट्री में एक व्यक्ति के द्वारा कुरान जला दी जाती है और तमाम इस्लामिक कट्टरवादी समूह अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों का विरोध करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि अभी अमेरिका में कुछ घटनाएं घटित हुई, प्राकृतिक घटनाएं थी, उन घटनाओं का भी समर्थन किया गया, लोगों की मृत्यु पर भी शोक नहीं वरन प्रसन्नता व्यक्त की गई। लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्लामिक सिविलाइजेशन इज सुपीरियर देन टू द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। तो संघर्ष है जो कि चल रहा है और इसको इसी रूप में देखा गया कि इस्लाम की जीत हुई है। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कि हुआ और चलता रहता है, यह भी इसका उदाहरण है। इसका भी कोई समाधान नहीं है। इंडियन मुस्लिम रिएक्ट्स टू पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। भारतीय मुसलमानों का फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष पर जो प्रतिक्रिया होती है वो भी मुसलमान होने के कारण होती है। न फिलिस्तीनी उनके साथ रहने को तैयार हैं और न यहूदी उनको अपने साथ रखने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने आप में असफल होता है इस समस्या के समाधान में। इसी प्रकार से अगर हम देखें, बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है हिंदुओं के साथ, उस पर भारत के हिंदू एक संगठित होकर के
एकीकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लोग सरकारों पर प्रेशर डालते हैं कि आप हमारे अनुरूप निर्णय लें। बांग्लादेश के साथ भारत के संघर्ष के बढ़ने से हमारे आर्थिक हित किस प्रकार से प्रभावित होंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारे राजनीतिक हित किस प्रकार से प्रभावित होंगे, इसकी चिंता किसी के द्वारा नहीं की जाती है। और न बांग्लादेश में किसी के द्वारा इस प्रकार की चिंता की जाती है कि अगर बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक लाइन पर चलेगा तो उनके कितने आर्थिक अहित होंगे और उनको कितनी क्षति होगी, कोई नहीं देख रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एफर्ट्स ऑफ द ISI टू इस्टेब्लिश इस्लामिक रूल बाय फोर्स, यानी कि ISI जैसा एक आतंकवादी संगठन और ऐसे दूसरे संगठन बलपूर्वक इस्लामिक शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के गैर इस्लामिक शासन को भ्रष्ट मानते हैं, उसे पतित मानते हैं और इसे इस्लामिक सभ्यता के पतन के रूप में देख करके ऐसे शासन को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की सुसंगठित सेना किस प्रकार से आसानी से हथियार डाल देती है तालिबानियों के समक्ष? क्यों? क्योंकि तालिबानियों के विरुद्ध बिना लड़कर हथियार डालने वालों में भारी संख्या में उनकी अफगान सेना में तालिबानियों के समर्थक तत्व भी उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया। इन तमाम उदाहरणों के बावजूद इसकी बहुत सारी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म है। क्या क्या आलोचनाएं? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल फिनोमेना, यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष को हम एक सार्वभौमिक घटना नहीं मान सकते और ना ही इसे सर्वकालिक एवर टाइम फिनोमेना भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सभ्यताओं के बीच हमेशा संघर्ष नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे भारत में प्राचीन काल में भी सभ्यताओं के बीच संघर्ष नहीं हुए। जब अरेबिक जगत में संघर्ष हो रहे थे, जब यहूदी और पारसी वहां से मार करके भगा दिए गए, तो आने के बाद भारत में वो रहे और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उन्होंने भारत में जीवित रखा और बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ उनकी सभ्यता और संस्कृति का संघर्ष न प्राचीन काल में हुआ और न अभी हुआ। इस प्रकार से इसे ना सार्वभौमिक माना जा सकता है और ना सर्वकालिक। इट इज नॉट यूनिवर्सल एंड नॉट एवर टाइम। दूसरी क्रिटिसिज्म, इट नेग्लेक्ट्स द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशंस, वही बात यहां पर है, सच एज इन इंडिया पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म एंड जूश सिविलाइजेशंस विथ हिंदू सिविलाइजेशन। प्राचीन काल में और अब तक वो शांतिपूर्वक रहे हैं, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है ना। भारत में दोनों सभ्यताएं बनी रही हैं, इसी प्रकार से वर्तमान में भी। इसका एक उदाहरण है, इट नेग्लेक्ट्स द करेंट ट्रेंड ऑफ एक्सेप्टिंग प्लूरलिज्म अर्थात बहुलतावाद of civilizations such as Gulf countries like UAE, willingly accepting the construction of temples etc. of Hindu civilization। यानी कि बहुलतावाद को वर्तमान में भी स्वीकार किया जा रहा है, एक प्रवृत्ति है जहां संघर्ष चल रहा है, वहीं पर प्लूरलिटी बहुलतावाद को भी स्वीकार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हम देखें तो यूएई जैसे खाड़ी के देश में स्वेच्छा से हिंदू सभ्यता के मंदिर आदि के निर्माणों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है और वो वहां पर बन रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं है। अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये ऐसे अच्छे उदाहरणों की पूर्णतः उपेक्षा कर रहा है। इट एक्सप्लेन्स, है ना। अब अगर हम देखें, कंक्लूजन निकालें, क्या है? इट एक्सप्लेन्स सम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशंस बट इग्नोर
cooperation. That is why many scholars had rightly called it the most dangerous idea of the century. यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष को तो ये स्पष्ट कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है। सभ्यताओं के संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है। इट कैन, यानी कि क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी डिनाइड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही है, सहयोग नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। तो सहयोग की उपेक्षा करता है, जैसे कौन से, जैसे कि मैंने बताया कि यूएई जैसे देशों में और दूसरे अबू धाबी में भी कई देशों में जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उदारता पूर्वक हिंदुओं के मंदिरों को और हमारे गुरुद्वारों को और चर्चेस को बनाने की अनुमति दे रहे हैं और वहां पर बनाए जा रहे हैं। वहां पर आज रामायण की कथाएं हुआ करती हैं और वहां के शेख और शासक भी उनमें उपस्थित हो रहे हैं और वो जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है, सहयोग भी। तो विद्यार्थियों, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने आपको जो भी पढ़ाया है, इसका स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।